दोस्तों इंडिया के टॉप 5 रिचेस्ट स्टेट में नंबर 1 पर आता है महाराष्ट्र, जिसकी एस्टिमेटेड जीडीपी है अराउंड $400 बिलियन और जो कि पूरे पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। और वहीं इंडिया का थर्ड रिचेस्ट स्टेट गुजरात, जिसकी जीडीपी है $259 बिलियन। और अगर इन दोनों स्टेट्स को साथ मिलाया जाए तो हम पाएंगे कि इंडिया का अराउंड 22% जीडीपी शेयर तो बस ये दो स्टेट्स ही कवर कर लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये दो मोस्ट इकोनॉमिकली एक्टिव स्टेट्स एक समय पे एक साथ एक ही स्टेट का हिस्सा थे, और उस स्टेट का नाम ना ही महाराष्ट्र था ना ही गुजरात, बल्कि उस रीजन का नाम था बॉम्बे स्टेट। बॉम्बे या प्रेजेंट डे मुंबई हमेशा से एक सेपरेट हाई पोजीशन होल्ड करता था, फिर चाहे वो इंडिया के मोस्ट रेप्यूटेड इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए हो या फिर खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और तभी भी जब 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात लैंग्वेज बेसिस पे दो अलग स्टेट में बटे, तभी भी उनके बीच बॉम्बे को अपना पार्ट बनाने के लिए अलग स्ट्रगल चलते रहे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे सारे बड़े बड़े नेता जैसे गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के विरोध के बाद भी महाराष्ट्र और गुजरात लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड कैसे हुए और किस तरह मुंबई महाराष्ट्र का पार्ट बना। आइए शुरुआत करते हैं इनकी हिस्ट्री से। दोस्तों हमने अपनी हिस्ट्री बुक्स में ये तो पढ़ा है कि किस तरह ब्रिटिशर्स इंडिया में अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रेड करने आए और किस तरह उन्होंने धीरे धीरे इंडिया पे राज करना स्टार्ट कर दिया। बट हिस्ट्री में हमने बहुत ही कम पढ़ा है कि इंडिया में बस ब्रिटिशर्स ही नहीं है जिन्होंने इंडिया में आकर कब्जा किया है। 1498 में वास्को डी गामा की इंडिया की खोज के बाद सबसे पहले यहाँ पोर्चुगीज आए। उन्होंने धीरे धीरे इंडिया के कोस्टल एरियाज जैसे दमन एंड दीव, सेलसेट, बेसिन, चौल और बॉम्बे को अपने अंडर ले लिया था। इसी वजह से जब ईयर 1600 में ब्रिटिशर्स आए तो उन्हें मोस्टली ईस्ट का पोर्शन ही मिला और उन्हें अपना ट्रेड वहीं से कंडक्ट करवाना पड़ता था। पर दोस्तों चीजें तब बदली जब ईयर 1661 में पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन और ब्रिटेन के किंग चार्ल्स II की शादी हुई और डाउरी में किंग चार्ल्स को पोर्चुगीज के अंडर आने वाले कई पोर्ट्स मिले, जिसमें से एक था बॉम्बे। किंग चार्ल्स को उन एरिया में कुछ ज्यादा फायदा नजर नहीं आया और उन्होंने इन पोर्ट्स को लीज पे ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी एक ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, या फिर यूं कहें कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी जिसे ब्रिटिश मर्चेंट्स द्वारा ईयर 1600 में बनाया गया और इंडिया में ऑपरेट किया गया। इस कंपनी की मदद से ब्रिटिशर्स इंडिया से गुड्स को यूरोप में एक्सपोर्ट किया करते थे। और दोस्तों इसी कंपनी का काफी बड़ा रोल था प्रेजेंट डे महाराष्ट्र और गुजरात को मिला के सिंगल टेरिटरी बनाने में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को इसकी वैल्यू अच्छे से पता थी और उन्होंने इन एरियाज को डेवलप करना भी स्टार्ट कर दिया था। और दोस्तों आपको शायद ना पता हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश करी थी और वहां से कंपनी का ट्रेड अफ्रीकन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ भी एक्सपेंड किया था। और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुजरात की कुछ बिजनेस कम्युनिटीज जैसे पारसीज, वनिया और बोरास से भी अच्छे कनेक्शंस बनाए और उन्होंने इन लोगों को बॉम्बे में आके अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए भी एनकरेज किया, और जो कि फ्यूचर में एक सक्सेसफुल डिसीजन साबित हुआ। पर 1857 में हुई इंडिया की फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया का पूरा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस लेकर ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। ब्रिटिश क्राउन के अंडर बॉम्बे स्टेट में सिंध, पाकिस्तान, नॉर्थ कर्नाटका और येमन को भी जोड़ा गया। पर 1936 से पहले येमन और सिंध रीजन को बॉम्बे स्टेट से अलग कर दिया गया था। उस दौरान जहां बॉम्बे में एक तरफ मैक्सिमम रिच गुजराती पीपल थे, वहीं दूसरी तरफ उनके लिए काम करने वाले पुअर मराठी लेबर्स थे, और उनके बीच का ये इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंस इस हद तक बढ़ गया कि दोनों ही कम्युनिटीज के बीच क्लैशेस होने स्टार्ट हो गए और इसी तरह महाराष्ट्र की मांग होने लगी। वैसे तो इंडिया की इंडिपेंडेंस के फाइट के दौरान कई लीडर्स ने वादा किया था कि वो आंध्रा, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट्स को लैंग्वेज की बेसिस पे डिवाइड करेंगे। पर 1947 में इंडिपेंडेंस मिलने के बाद गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता भी इस डिवीजन के खिलाफ हो गए। इंडिपेंडेंस के बाद प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में गरीब वर्कर्स एंड पीजेंट्स की एक पार्टी बनी जो थी संयुक्त महाराष्ट्र परिषद, और इन्हीं में शामिल लाखों मराठी स्पीकिंग लोगों ने भी अपने लिए एक अलग स्टेट की मांग करी। इस मांग में महाराष्ट्र, मुंबई, गोवा, निभानी और परभानी को अपना पार्ट बनाने की मांग रखी गई। उसी दौरान मुंबई में भी कई पार्टीज एक्टिव थी, जैसे द कम्युनिस्ट पार्टी, प्रजा समाजवादी पार्टी, द पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी और द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और इन सभी पार्टीज का एजेंडा भी संयुक्त महाराष्ट्र परिषद से काफी सिमिलर था। इसलिए आगे चल के ये सारी पार्टीज मिलकर संयुक्त महाराष्ट्र समिति बन गई। उन्होंने मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में लार्ज मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज कराए जिनकी मांग थी कि एक अलग स्टेट का रिकॉग्नाइजेशन। इस एजेंडा का सबसे बड़ा मूवमेंट था संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। इसके साथ ही गुजरात में भी चल रहा था महागुजरात मूवमेंट, जिसके हेड थे इंदुलाल याग्निक। इन्होंने भी गुजरात को सेपरेट स्टेट बनाने के लिए कई प्रोटेस्ट किए और एक ऐसे ही 1956 के प्रोटेस्ट खाम्बे सत्याग्रह के दौरान कुछ स्टूडेंट्स की मौत हो गई और उससे सत्याग्रह और भी वायलेंट हो गया। इंडिया के कई और स्टेट्स में भी ऐसे लिंग्विस्टिक बेस पे डिवाइडेड स्टेट्स की डिमांड होने लगी और गवर्नमेंट ने इन डिमांड्स के
एनालिसिस की जिम्मेदारी सौंपी 17 जुलाई 1948 में बनाई गई धार कमीशन को। दोस्तों ये कमीशन स्टेट्स के लिंग्विस्टिक बेस पे डिवीजन को स्टडी करके एक रिपोर्ट रेडी करती है और इन्होंने गुजरात और महाराष्ट्र पे भी एक रिसर्च करी, जिसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि महाराष्ट्र को एक सेपरेट स्टेट बना देना चाहिए और मुंबई को उसका कैपिटल, जो आगे चल के संयुक्त महाराष्ट्र परिषद की भी मांग थी। पर यह काम इतना भी आसान नहीं था क्योंकि गुजराती स्पीकिंग लोगों को ये मंजूर नहीं था और वो चाहते थे कि मुंबई एक सेपरेट प्रोविंस बने, क्योंकि वहाँ मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन बस 36% थी और मुंबई असल में गुजराती बिजनेसमैन का ट्रेडिंग हब था। और इसकी मांग में बड़े बड़े बिजनेसमैन जैसे JRD टाटा और रामेश्वर दास बिरला ने भी एग्री किया। इसके बाद धार कमीशन ने एक और रिपोर्ट रिप्रेजेंट करी और जिस रिपोर्ट में उन्होंने गवर्नमेंट को सलाह दी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे किसी भी स्टेट्स को बांटना एक सही डिसीजन नहीं होगा। उसी दौरान 1952 में मद्रास के कांग्रेस लीडर पोटी श्रीरामुलु ने अपने तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए आंध्र प्रदेश की मांग करी, जिसके लिए वो अनशन पर बैठे और उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई। और इस इंसिडेंट से ट्रिगर होकर लार्ज स्केल पर मद्रास में प्रोटेस्ट स्टार्ट होने लगे, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट के पास आंध्र प्रदेश को सेपरेट स्टेट का स्टेटस देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखा और 1953 में हार मानकर इंडियन गवर्नमेंट को ऐसा ही करना पड़ा और आंध्र प्रदेश को अलग स्टेट बना देने के बाद इंडियन स्टेट्स में हो रही मांगे और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो गई। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि सबको अपना अलग स्टेट चाहिए था और इसके लिए एक बार फिर से गवर्नमेंट ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठाई, जिसमें JVP कमीशन और फजल कमीशन भी शामिल थी। इस कमेटी ने 1955 की अपनी रिपोर्ट में ये सजेस्ट किया कि बॉम्बे को एक लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया जाए और उसे महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की टेरिटरी में रखा जाए और इसी के साथ दोनों ही स्टेट की बाउंड्रीज को इंक्रीज करके महाराष्ट्र में मराठवाड़ा रीजन और गुजरात में कच्छ वाला रीजन भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। साथ ही एक और चीज जो कमेटी ने कही थी कि महाराष्ट्र की मराठी स्पीकिंग विदर्भा रीजन को भी एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। पर इस कमेटी के इस प्रपोजल के खिलाफ तो दोनों ही स्टेट्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था और जिस वजह से कमेटी के सजेशंस कभी भी एग्जीक्यूट नहीं किए गए। इतनी परेशानियां फेस करने के बाद भी गवर्नमेंट किसी एक फाइनल डिसीजन तक नहीं पहुंच पाई। पर फिर फाइनली कांग्रेस गवर्नमेंट ने खुद महाराष्ट्र और गुजरात के डिविजन्स के लिए अपना सजेशन दिया, जिसमें उनका कहना था कि महाराष्ट्र को एक स्टेट बनाया जाए जिसमें मराठी स्पीकिंग विदर्भा रीजन को भी इंक्लूड किया जाएगा और साथ ही गुजरात को भी एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए जिसमें सौराष्ट्र और कच्छ रीजन को भी इंक्लूड किया जाएगा। पर यह सजेशन भी एक फ्लॉप सजेशन बन गया जब संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट और बढ़ गया और भी ज्यादा वायलेंट हो गया और अब तो हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि गुजराती और मराठी स्पीकिंग लोगों के बीच एक्सट्रीम क्लैशेस भी होने लगे और ऑलमोस्ट 5 साल तक चली इन प्रोटेस्ट के बाद फाइनली गुजरात ने डिसाइड किया कि मुंबई को महाराष्ट्र का ही पार्ट रहने दिया जाए और गुजरात को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाए। इस सजेशन से फाइनली दोनों ही स्टेट्स एग्री कर रहे थे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र और गुजरात को 2 सेपरेट स्टेट्स घोषित कर दिया और अब मुंबई महाराष्ट्र का पार्ट होने के साथ साथ उसकी कैपिटल भी थी। और वहीं दूसरी तरफ गुजरात ने अहमदाबाद को अपना कैपिटल बनाया और जिसकी डेवलपमेंट ने महाराष्ट्र ने काफी मदद करी थी और इस तरह फर्स्ट में 1960 को इंडिया को उसके 2 मोस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट मिले और फाइनली गुजरात और महाराष्ट्र को अलग अलग स्टेट्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। भले ही इन दोनों स्टेट्स का डिवीजन बहुत ही एग्रेसिव तरह से हुआ हो, पर आज ये दोनों स्टेट्स एक दूसरे को इकोनॉमिकली और सोशली काफी बढ़ावा देते हैं। अगर मुंबई की बात करी जाए तो उसमें टॉप गुजराती बिजनेस फैमिलीज जैसे अंबानी, अडानी, टाटा और बिरला आज मुंबई में अपना बिजनेस सेटअप करके इंडिया की GDP के साथ ग्लोबल मार्केट में भी इंडिया की एक अलग पहचान बना रहे हैं। और वहीं अगर गुजरात की बात करें तो आज गुजरात के पास 1600 किलोमीटर लॉन्ग इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है और जिसकी वजह से पूरे इंडियन ओशन का 40% कार्गो गुजरात ही हैंडल करता है और साथ ही गुजरात पूरे इंडिया का 50% क्रूड ऑयल और 40% नेचुरल गैस सप्लायर भी है। और इन सब के अलावा गुजरात का डायमंड बिजनेस तो इतना बड़ा है कि पूरे इंडिया में 80% डायमंड गुजरात से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों आज के समय में अगर बात गुजरात की करी जाए या फिर महाराष्ट्र की, ये दोनों एक से बढ़कर एक हैं, क्योंकि अगर मुंबई सारे फॉरेन कंपनीज की हेडक्वार्टर का फेवरेट स्पॉट है तो वहीं गुजरात उनकी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की पहली चॉइस है। 2023 तक जहां महाराष्ट्र ने 85,186 करोड़ की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के साथ इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व बढ़ाया है, वहीं गुजरात ने भी अपना FDI इनफ्लो ऑलमोस्ट डबल करके 32,349 करोड़ का टारगेट किया है। और आज ये दोनों स्टेट्स अलोंग विद कर्नाटका इंडिया का 68% FDI खुद जनरेट करते हैं। सो भले ही हमारे पुराने लीडर्स को लैंग्वेज के बेस पे डिवाइड स्टेट्स की कमी दिख रही थी, पर आज इन स्टेट्स ने ये साबित किया है कि चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, एट द एंड हम इंडियंस ही हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, साथ ही कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस स्टेट के ऊपर चाहिए।